नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों से यात्रा किराया नहीं लेने का राज्यों को सुप्रीम निर्देश, रेलवे से भोजन मुहैया कराने को कहा। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी के कारण पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा का स्वतः संज्ञान लिए गए मामले में उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार 28 मई को निर्देश दिया कि इन श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उनसे ट्रेन या बसों का किराया नहीं लिया जाए और इसका खर्च राज्य वहन करे। यात्रा के दौरान इन प्रवासी कामगारों को स्टेशनों पर राज्य और रास्ते में रेलवे को भोजन उपलब्ध कराना होगा। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम निर्देश में कहा कि ट्रेन या बसों में चढ़ने से लेकर घर पहुंचने तक इन सभी प्रवासी कामगारों को खाना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उपलब्ध कराएं। न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे अपने यहां फंसे प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थान और अवधि को प्रचारित करें। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने कहा कि जिस राज्य से मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उन्हें खाना और पानी मुहैया कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रदेश सरकार की होगी, जबकि ट्रेन में सफर के दौरान इसे रेलवे को उपलब्ध कराना होगा। पीठ ने यह भी कहा कि बसों में यात्रा के दौरान भी इन मजदूरों को भोजन और पानी उपलब्ध कराना होगा। पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण को देखें और यह सुनिश्चित करें कि यथाशीघ्र ट्रेन या बसों में उन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाए। पीठ ने कहा कि इस संबंध में सारी सूचना सभी संबंधित लोगों तक प्रचारित की जाए। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल उसका सरोकार प्रवासी मजदूरों की परेशानियों से है जो अपने पैतृक स्थल पर जाना चाह रहे हैं। पीठ ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कदम उठा रही हैं, लेकिन पंजीकरण, उनकी यात्रा और उन्हें भोजन पानी उपलब्ध कराने में कई कमियां पाई गई हैं। इससे पहले न्यायालय ने इन प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति का स्वतः संज्ञान लेकर की जा रही मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र से अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायालय ने जानना चाहा कि आखिर इन कामगारों को अपने पैतृक शहर पहुंचने में कितना समय लगेगा। 3 सदस्यीय पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जानना चाहा कि आखिर इन श्रमिकों की यात्रा के भाड़े के भुगतान को लेकर किस तरह का भ्रम है। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन कामगारों को अपनी घर वापस की यात्रा के भाड़े का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। पीठ ने कामगारों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए मेहता से सवाल किया, सामान्य समय क्या है? यदि एक प्रवासी की पहचान होती है तो यह तो सुनिश्चित होना चाहिए कि उसे 1 सप्ताह के भीतर या 10 दिन के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। वह समय क्या है? ऐसे भी उदाहरण हैं जब एक राज्य प्रवासियों को भेजती है लेकिन दूसरे राज्य की सीमा पर उनसे कहा जाता है कि हम प्रवासियों को नहीं लेंगे। हमें इस बारे में एक नीति की आवश्यकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, लोगों से कहा मेरी तरह आप भी उठाएं आवाज। जी हां दोस्तों, भाजपा के सोशल मीडिया पर धुआंधार प्रचार का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने आज स्पीक अप इंडिया शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए मांग की कि सरकार खजाने का ताला खोले और जरूरतमंद लोगों को 6 माह तक 7500 रुपए नकद दे, लेकिन कुल रकम से 10,000 का भुगतान पहले करें ताकि लोग खड़े हो सके। मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम मुफ्त में किया जाए। छोटे उद्योगों को कर्ज की जगह नगद सहायता दी जाए जिससे उद्योग फिर से शुरू हो सके। कर्मचारियों को यह उद्योग वेतन दे सके। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक लघु फिल्म भी डाली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को मजलूमों की दास्तां से बेखबर सोते हुए दिखाया गया है। लोगों को नंगे पांव चलना, भूख से तड़पते मजदूरों की दशा जैसे दृश्य इस फिल्म में छाए हुए हैं। फिल्म का मकसद लोगों को आवाज उठाने का आह्वान करना है। सोनिया ने हमलावर मुद्रा में कहा कि गरीबों का दर्द, भूखे मजदूरों की पीड़ा उनकी सिसकी दुनिया सुन रही है, लेकिन मोदी सरकार को यह चित्कार सुनाई नहीं दे रहा। सरकार को यह दिखाई भी नहीं दे रहा कि करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, कारखाने बंद हो गए, किसानों को फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। लेकिन यह सरकार इस सबसे पूरी तरह बेखबर है। देश के सामने खड़े गंभीर खतरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि 2 महीने से पूरा देश लॉकडाउन में कोरोना महामारी से
जूझ रहा है। लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट, आर्थिक तंगी किसी दैत्य की तरह खड़ा हो गए। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है कि लोग नंगे पांव, भूखे प्यासे अपनी जान हथेली पर रख घर वापस को मजबूर हुए हों और हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए सड़कों पर निकल पड़े हों। सोनिया के इस वीडियो भाषण को जहां सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पहुंचाने का काम पार्टी ने किया, वहीं पार्टी के सभी बड़े नेता सोशल मीडिया पर सक्रिय रहे। गुलाम नबी आजाद, पी चिदम्बरम, सुरजेवाला सहित अनेक नेताओं ने अपने रिकॉर्डेड वीडियो डाले तो राहुल और प्रियंका ने ट्वीट किया। सभी ने अपने अपने ढंग से उन मांगों को उठाया जो सोनिया ने उठाई थी। राहुल ने कहा कि सरकार गरीबों को तुरंत नगद सहायता दे, मनरेगा 200 दिन का सुनिश्चित हो जिससे यह लोग महामारी के बोझ को हल्का कर सकें। प्रियंका ने स्पीक अप इंडिया के नारे को बुलंद करते हुए ट्वीट किया, हम सबका कर्तव्य है कि हम साथ मिलकर जरूरतमंद की मदद के लिए आवाज उठाएं। मैं आवाज उठा रही हूं, आप भी उठाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हॉस्पिटल में भर्ती संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस, सीबीआई भी दर्ज करेगी कई बीजेपी नेताओं के बयान। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बीजेपी के कई नेता पुलिस और सीबीआई के चक्कर में फंस रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस का नोटिस आया हुआ है। उन्हें 20 मई को बुलाया गया था। अब अगली तारीख 2 जून की दी गई है, लेकिन इससे पहले पात्रा 28 मई को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती हो गए। ऐसे में वह 2 जून को रायपुर जा पाएंगे या नहीं, कहा नहीं जा सकता। उधर 4 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के कुछ नेताओं व अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने वाली है। इन बीजेपी नेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती शामिल हैं। लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले के 32 आरोपियों से सवाल जवाब शुरू करने के लिए 4 जून की तारीख तय की है। कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है। जो हाजिर नहीं हो पाएंगे उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दर्ज किए जाएंगे। भर्ती होने पर कई लोग चुटकी ले रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के नेता और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट किया, संबित पात्रा जी, मैं कोरोना के लक्षण का संदेह, वायरस का लक्षण तो 2014 से ही दिख रहा था। वह शीघ्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएं। कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे, प्लीज उनका कोई मजाक ना बनाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में टिड्डियों का आतंक, 20 जिलों में 90,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान। जी हां दोस्तों, राजस्थान के 20 जिलों में लगभग 90,000 हेक्टेयर में फसलों को टिड्डियों ने नुकसान पहुंचाया है। राज्य के एक अधिकारी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। राज्य के एक कृषि अधिकारी के अनुसार श्री गंगानगर, नागौर, जयपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर से टिड्डियों के झुंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं। टिड्डियों को मारने के लिए केंद्र की टीम के साथ ही राज्य के कृषि विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं। राज्य के कृषि विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश ने कहा कि टिड्डी हमले के कारण राज्य के 20 जिलों में लगभग 90,000 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। श्री गंगानगर में ही करीब 4,000 हेक्टेयर और नागौर में 100 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि विभाग ने 67,000 हेक्टेयर पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि टिड्डियों के झुंड 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के 7 दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं और खेतों में फसल नहीं होने के कारण वे सब्जियों की फसल, पेड़ों और अन्य उपलब्ध वनस्पतियों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से टिड्डियों का भारत आने का प्रमुख कारण वहां इस समय फसलों का नहीं होना है। टिड्डी नियंत्रण कार्यों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि टिड्डियों के हमले को बेअसर करने के लिए 800 ट्रैक्टरों का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 टीमें दैनिक आधार पर सर्वेक्षण कर रही हैं तथा किसानों को मुफ्त कीटनाशक दिए जा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि टिड्डियों के झुंड हाल ही में जयपुर के कुछ आवासीय क्षेत्रों में प्रवेश कर गए थे और पेड़ों और मकानों पर हमला कर दिया था, जो कि कुछ घंटों के बाद दौसा की ओर चले गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव फतह करने के लिए कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को मोर्चे पर लगाया। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव जीतने का कांग्रेस प्लान। कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों को दिया सीट को जिताने का जिम्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की सियासी बिसात बिछने लग गई है। मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आने और 15 महीने में ही सरकार चले जाने के बाद अब कांग्रेस उपचुनाव के जरिए एक बार फिर वापसी की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने उपचुनाव वाली 24 सीटों को फतह करने के लिए पूर्व दिग्गज मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय करने के लिए अपने मंत्रिमंडल में शामिल रहे सदस्यों को अब विधानसभा वार जीत की जिम्मेदारी दी है। पूर्व मंत्रियों को प्रभार वाले विधानसभा में पार्टी की नीति रीति तय करने से लेकर उम्मीदवार चयन करने और स्थानीय मुद्दे को तैयार करने के लिए तैनात किया गया है।
पूर्व मंत्री अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र में संपर्क बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस लगातार रणनीति बनाने का काम कर रही है। इससे पहले पार्टी ने विधानसभावार प्रवक्ताओं की नियुक्ति की थी। इसके बाद पूर्व मंत्रियों को विधानसभावार जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अभी से माहौल बनाने और बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के खिलाफ प्लान बनाने पर काम शुरू कर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारों को प्रवासी मजदूरों की बिल्कुल चिंता नहीं, मायावती। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों पर प्रवासी मजदूरों को अनदेखा करने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कहा कि इस संबंध में अदालतों का जवाब तलब करना संतोष देता है। सुश्री मायावती ने ट्वीट में कहा कि मीडिया ने प्रवासी मजदूरों के दुख दर्द को जिस तरह से दिखाया है, केंद्र और राज्य सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। यह संतोष की बात है कि अदालतें इस संबंध में जवाब तलब कर रही हैं। बसपा नेता ने कहा, जिस प्रकार से लॉकडाउन से पीड़ित और घर वापसी को लेकर मजबूर प्रवासी श्रमिकों की बेदहाली तथा रास्ते में उनकी मौत आदि के कड़वे सच मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के सामने हैं, वह पुनः स्थापित करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों की इनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यह अति दुखद है। सुश्री मायावती ने कहा कि देश में लॉकडाउन के आज 65वें दिन यह थोड़ी राहत की खबर है कि माननीय न्यायालयों ने कोरोना वायरस की जांच और इलाज में सरकारी अस्पतालों की बेदहाली, निजी अस्पतालों की उपेक्षा तथा प्रवासी मजदूरों की बढ़ती दुर्दशा और मौतों के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकारों से सवाल जवाब शुरू कर दिया है। इससे पहले उन्होंने कहा कि केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद के कारण लाखों प्रवासी श्रमिक बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं, जो अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के हमले पर गहलोत बोले, राहुल गांधी ने आगे के लिए किया सचेत। जी हां दोस्तों, बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर जारी। रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी ने राहुल को घेरा था। कोरोना संकट के बीच बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बताया, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल सिर्फ झूठ फैला रहे हैं, अभी कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसे में लॉकडाउन ही एक उपाय है। इससे पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजस्थान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को घेरा था। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी ने आलोचना का एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने हमें बीते हुए को भूलकर भविष्य के लिए सचेत किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने राष्ट्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में बुद्धिमानी से चीजों को संभालने की बात कही है। शायद यही बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्व वसूली के लिए उठाएंगे कठोर कदम, अपने पैरों पर खड़ा होगा झारखंड, सीएम। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली के लिए कठोर कदम उठाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में संसाधन कैसे आएंगे, इस दिशा में वह होमवर्क कर रहे हैं। बहुत जल्द किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। अभी एक एक रुपया के लिए केंद्र की ओर टकटकी लगाए खड़े रहना पड़ता है। झारखंड के लोग भी अपने पैरों पर खड़े होंगे और झारखंड भी अपने पैरों पर खड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने यह बात बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कही। नेता प्रतिपक्ष की जब जरूरत होगी बन जाएंगे। झारखंड में अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं है। इस पर सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की अभी ज्यादा भूमिका नहीं है, जब भूमिका होगी तो बन जाएंगे। एक अफसर द्वारा प्रवासी श्रमिक को ट्रेन से कूद जाओ कहने पर सीएम ने कहा कि ऐसी बातों को संज्ञान में लिया गया है, ऐसे आचरण करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि झारखंड के स्थानीय युवाओं को नौकरी के साथ साथ आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में भी भागीदारी हो। इस पर सरकार ने फैसला लिया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले और वह दूसरे को भी रोजगार दे सके। सरायकेला में एक पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई पर सीएम ने कहा कि उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है, जानकारी लेने के बाद ही कुछ कहेंगे। प्रवासी को सुरक्षित घर पहुंचाना सरकार की जवाबदेही। एयर एशिया की फ्लाइट से गुरुवार सुबह 8:15 बजे झारखंड के 180 प्रवासी मजदूर मुंबई से वापस अपने घर आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अपना काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों की सहायता के अपने वादे को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाना सरकार की जवाबदेही है। जल्द ही लद्दाख, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान में भी फंसे मजदूरों को विमान से लाया जाएगा। लद्दाख में बॉर्डर रोड संगठन के निदेशक ने भी सरकार को झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षित वापसी में सहयोगी की बात कही है। ये अच्छी खबर है कि अब लोग आ रहे हैं, जो छूट रहे हैं उनको भी खोजकर किसी तरह लाएंगे। अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है, अभी संक्रमण से बाहर निकलने का और मजदूरों के मन में जो डर है उसे खत्म करने का है। अभी अंडमान में भी लोग फंसे हैं, उन्हें लाने के लिए बातचीत चल रही है।
7 राज्यों में फंसे मजदूरों को विमान से लाने के प्रयास तेज। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सुदूर राज्यों में फंसे करीब 1,500 झारखंडियों को चार्टर्ड प्लेन से वापस लाने का प्रयास तेज कर दिया है। उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। राज्य सरकार लद्दाख और उत्तर पूर्वी राज्यों में फंसे 650 और अंडमान एवं निकोबार में फंसे 319 झारखंडी श्रमिकों को विमान से वापस लाने की तैयारी कर रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।